Hello everyone, today we will learn about what is thermal energy and heat. Chapter number 4. In this chapter we will learn about what are molecules, what is thermal energy, what is temperature and what is heat. Now first is what are molecules. Molecules क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. You know everything is made up of extremely small particles called molecules. The molecules that form water, air and sand are different from each other, but they have one common feature. They all show movement. जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, ये सारी चीज़ें हैं ना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती हैं और इन पार्टिकल्स को ही कहते हैं मॉलिक्यूल्स. ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर, एयर, सैंड, ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सब मॉलिक्यूल से ही बनी होती हैं. तो इन सब के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में एक फीचर जो होता है वो कॉमन होता है कि ये मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता रहता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी? तो द सम ऑफ the energy possessed by all moving molecules of the substance is called its thermal energy. जितने भी मूविंग मॉलिक्यूल्स से जो एनर्जी मिलती है उन एनर्जी की जो एनर्जी तो टोटल उसकी जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी. किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से जो एनर्जी पैदा होती है, जनरेट होती है, उस एनर्जी के टोटल को कहते हैं थर्मल एनर्जी. ओके. एवरीथिंग अराउंड अस सम थर्मल एनर्जी. इवन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस हैव सम मूवमेंट विच इज़ वाई व्हेन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज सम थर्मल एनर्जी. जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास सब में थोड़ी थोड़ी तो थर्मल एनर्जी होती है. इवन ये जो आइस होती है, आपको मालूम है आइस एकदम ठंडी होती है और सॉलिड भी होती है, लेकिन इनके अंदर भी थोड़ी थर्मल एनर्जी होती है क्योंकि इनके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर भी थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा वाइब्रेशन तो होता है. और जब वाइब्रेशन होता है तो उससे एनर्जी क्रिएट होगी और एनर्जी होगी तो उसको उसी एनर्जी को कहेंगे थर्मल एनर्जी. नेक्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर. Temperature tells us how hot or cold a substance is. यह टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा या कितना गर्म है. ओके. इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. ये बताता है, ये उसका मेज़र करता है कि कोई मॉलिक्यूल्स कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, उसको मेज़र करता है टेम्परेचर. तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. लेट अस टेक अ बकेट एंड फिल इट विथ टैप वाटर. द मॉलिक्यूल्स विल हैव सम मूवमेंट एंड therefore the water will possess some thermal energy and have a certain temperature. Now let us fill a cup with the water from a bucket. The temperature of the water in the cup and in the bucket will be the same, but the amount of thermal energy contained in the bucket will be more before the bucket has more water. Thus, temperature indicates the level of thermal energy, but it does not tell us how much energy is present in the substance. ओके. अगर एक बकेट में नल से पानी भर लेते हैं और तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स विल हैव सम मूवमेंट. जब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ मूवमेंट होगा और जब मूवमेंट होगा तो उसके अंदर थर्मल एनर्जी भी बनेगी और थर्मल एनर्जी की वजह से उनका कुछ टेम्परेचर भी बनेगा. तो वो जो उसका जो टेम्परेचर होता है, अब क्या करते हैं, एक कप में अगर उस बकेट से एक कप पानी बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, कप का जो पानी होगा उसका टेम्परेचर और बकेट के पानी का टेम्परेचर सेम होगा. ठीक है.
लेकिन अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो कप की थर्मल एनर्जी कम होगी और बकेट की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो बकेट है उसमें ज़्यादा पानी आता है, इसमें जो अमाउंट होता है, वो जो क्वांटिटी होती है वाटर की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। जब मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर की जो थर्मल एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर होता है वो हमें सिर्फ लेबल बताता है थर्मल एनर्जी का, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि किस में ज़्यादा है कि किस में कम। जैसे कि कप है, कप का जो टेम्परेचर था और बकेट का जो पानी का जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर तो दोनों का सेम बता रहा था, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि बकेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो थर्मल एनर्जी है, उसका लेवल कप के वाटर से ज़्यादा है। इसका मतलब वो जो इंडिकेट जो वो जो थर्मामीटर है वो सिर्फ थर्मल एनर्जी का लेवल बता सकता है, उसकी कितनी एनर्जी उसके अंदर भरी है वो नहीं बता सकता। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है, इसको कहते हैं थर्मामीटर। नाउ व्हाट इज़ हीट। अब हम पढ़ते हैं कि हीट क्या है। हीट इज़ द थर्मल एनर्जी दैट फ्लो। थर्मल एनर्जी फ्लो बिटवीन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ डिफरेंट इन टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी जो हीट होती है वो थर्मल एनर्जी होती है जो फ्लो होती रहती है। थर्मल एनर्जी किस में फ्लो होगी? दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्लो होती है जिनके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। टेम्परेचर heat transfer occur from a region of higher temperature to a region of lower temperature. That is why heat flows from one object or medium to another only one is warmer than another. हीट जो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर वाले क्षेत्र से लोअर टेम्परेचर वाले क्षेत्र की तरफ जाती है। इसीलिए जो एनर्जी होती है वो एक मीडियम या ऑब्जेक्ट से दूसरे मीडियम या ऑब्जेक्ट में की तरफ जाती है, और वो तभी जाती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से गर्म होता है। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर। हम जो थर्मल एनर्जी है इसको हम वाटर के फ्लो से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो वाटर होता है आपने देखा होगा कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली द थर्मल एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से जो थर्मल एनर्जी है वो भी जो हायर रीजन जो टेम्परेचर होता है उससे जो होता है वो कम जो टेम्परेचर वाला रीजन होता है उसकी तरफ जाती है। The flow of thermal energy will continue until the temperatures of the two objects become equal. और ये जो फ्लो है थर्मल एनर्जी का ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज हीट ट्रांसफर। अब जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो द मेन वे बाय विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके जो तीन होते हैं उनके तीन वे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होने के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। ठीक है, ये कंडक्शन क्या है। कंडक्शन अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कोल्ड मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ फ्लेम, हीट फ्लो
फ्रॉम द फ्लेम टू द मेटल रॉड। ओके, अभी ये जो कंडक्शन है ये दो ऑब्जेक्ट के कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके टेम्परेचर अलग अलग होता है और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब कंडक्शन हीट जो होती है वो फ्लो होती है। जैसे कि जो एक कोल्ड मेटल की रॉड ले लो और उसको किसी फ्लेम के ऊपर रख दो, तो जो फ्लेम होती है वो मेटल रॉड की तरफ जाती है और मेटल रॉड को गर्म करती है। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए कि देखो अब हम कैसे, एक पहली बात की इसमें ये कि जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड सब्सटेंस। ये जो कंडक्शन होता है ये सॉलिड सब्सटेंस में होता है, जो चीज़ें सॉलिड होती है उनमें ही होता है। और ये कब होगा, जब एक चीज़ ठंडी और एक चीज़ गर्म होती और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप गैस पे रखते हो तो कोई बर्तन पहले ठंडा होता है और ठंडा बर्तन को आप गैस की फ्लेम में रखते हो, तब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, फ्लेम और बर्तन दूसरे एक दूसरे के टच में आते हैं, तब वो बर्तन क्या होता है, गर्म होने लगता है। इसको कहते हैं कंडक्शन। यू नो डैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी आपको पता है कि जितने भी मैटर हैं ये सारे मॉलिक्यूल से बने हैं। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अरेंज। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स नियर द सोर्स ऑफ हीट गेन थर्मल एनर्जी एंड बिगिन टू वाइब्रेट फास्ट। ये जो थर्मल ये जो वो सब्सटेंस होता है कोई भी, अगर उसको किसी फ्लेम के पास रखते हैं, इसके डायरेक्ट उसमें टच में रखते हैं, तो फ्लेम से क्या होता है, उसको हीट मिलती, थर्मल एनर्जी उसको होता है, वो मिलने लगती ज़्यादा। और जब किसी भी चीज़ में आपको मालूम है कि हीट मिलती है तो उसका एक्सपांशन होने लगता है। तो जब थर्मल एनर्जी उसमें होती है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट वाइब्रेशन होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा थर्मल एनर्जी भी बढ़ने लगती है। दिस मॉलिक्यूल्स देन कोलाइड विद द कोल्डर सोवर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफर सम थर्मल एनर्जी। अब क्या होता है, अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें नीचे रेड रेड बॉल दिख रही है, वो नीचे डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन होना जल्दी से स्टार्ट हो गया। ये वाइब्रेशन वो आगे पास करते हैं, तो वो आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन होने लगता है और वो चीज़ भी गर्म होने लगती है। उसके बाद वो और ये आगे इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। और जो सॉलिड बर्तन होता है या दूसरा कोई सब्सटेंस ऐसा, एक कोल्ड और एक गर्म, वो पूरा बराबर हो जाता है। Now next is convection. यहाँ आपको एक बात जानना और भी ज़रूरी है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने आगे के क्लास में पढ़ा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, कि कोई भी चीज़ होती है वो कभी बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे अगर ठंडी के सीज़न में कोई वुड बाहर रखा हो, लकड़ी का कोई टुकड़ा बाहर रखा हो और कोई बर्तन रखा हो, तो आप अगर टच करके देखोगे तो जो यूटेंसिल्स होता है, जो बर्तन होता है, वो आपको ज़्यादा ठंडा लगता है और जो वुड होगी वो कम ठंडी लगेगी, क्योंकि जो वुड होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, जबकि वो जो मेटल का जो यूटेंसिल बाहर रखा वो ज़्यादा ठंडा हो गया था क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो गुड इंसुलेटर और बैड इंसुलेटर के बारे में भी बताया था कि जो प्लास्टिक होता है और रबर होता है, ये सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इससे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र
नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारे जो मेटल्स के यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है या फ्राई पैन है, इनके जो हैंडल्स होते हैं वो हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे हम उसको इजीली फायर पर से या फ्लेम पर से नीचे उतार के रख सकते हैं। वो गर्म नहीं होते, तो वो बैड कंडक्टर होते, मीन्स इंसुलेटर होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कन्वेक्शन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ओके, ये जो कन्वेक्शन है ये हमेशा ये भी हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ही जाती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ ही जाती है। लेकिन जो कन्वेक्शन होता है ये हमेशा लिक्विड या गैस में ही होता है। जैसे कि आपको बताया था कि कंडक्शन हमेशा सॉलिड चीज़ों में ही होता है, सॉलिड सब्सटेंस में होता है, और कन्वेक्शन जो होता है ये फ्लूइड्स में होता है, मीन्स लिक्विड्स में या गैसेस में होता है। द हीट ट्रांसफर ओकर बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ। जब फ्लूइड इतना मूवमेंट होता है तभी होता है। अभी कन्वेक्शन करंट के बारे में अगर हम पढ़े तो आप ये पिक्चर देख सकते हो, ऊपर आपको दिखा रहा है एक पिक्चर डे सी ब्रीज का और नाइट लैंड ब्रीज का। तो कन्वेक्शन करंट गिव राइज टू ब्रीज इन कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे के जो एरिया होते हैं उसमें आप कन्वेक्शन करंट देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन द सी, सो द एयर अबव द लैंड बिकम वार्मर एंड राइजेस अपवर्ड। दिन में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो सी से बहुत जल्दी, ज़मीन जो होती है वो सी से जल्दी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। सी देर से गर्म होता है और जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर होती है लैंड की वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। आपको मालूम कि कोई जो जब एयर जो होती है वो अगर कोई चीज़ अगर गर्म होती है तो उसका एक्सपेंशन होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। द कूलर एयर कम फ्रॉम अबव द सी रसेस टुवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस। और जो सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा होती है वो उस गर्म हवा की जगह ले लेती है। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे जगह जब खाली होती है वो सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवा उसको ले लेती है। द रिजल्ट इन अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। जो दिन के समय सी ब्रीज होती है, ठीक है। एट नाइट द अपोजिट हैपन, और रात में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जो सी का वाटर होता है, जो सी होता है वो देर से ठंडा होता है, मीन्स वो गर्म रहता है। तो सी के ऊपर की उस समय की जो एयर होती है वो वार्म होती है और ऊपर उड़ने लगती है, राइजेस अप अपवर्ड साइडवर्ड। और वो जो लैंड से आने वाली जो कूल एयर होती है वो उसकी प्लेस ले लेती है, और उसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। Next is radiation. Unlike conduction and convection, radiation is a method of heat transfer that does not need contact between a hotter object and a cooler object, ठीक है। अभी जैसे कि आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में पढ़ा है कि इसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है, आता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। कंडक्शन सॉलिड में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें हीट ट्रांसफ़र होता है, और कन्वेक्शन जो होता है जितने भी लिक्विड या गैसेस हैं वो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब उसमें कन्वेक्शन होता है। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं है, उसमें हीट ट्रांसफ़र होने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है, हॉटर ऑब्जेक्ट और कूलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन फील द हीट ऑफ द सन। अभी इसका एग्ज़ाम्पल, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आप सन के हीट को फील कर सकते हैं। आपका बॉडी ठंडा है और जो सन है वो एकदम हॉट है,
लेकिन आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, आप अपने घर के अंदर बैठे हो, फिर भी आप सन की हीट को समझ सकते हो, उसको फील कर सकते हो। जैसे अभी गर्मी का जब सीज़न आता है तो आपको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, क्योंकि सन की रेज सीधी आती है और उसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। हम सीधा डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं जाते, फिर भी हमें उसकी जो गर्मी होती है वो फील होती है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फील द हीट ऑफ फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस, thus heat can flow in the form of wave. This is known as radiation. अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि फायर जो है वो कितना दूर है और जो पर्सन्स बैठे हुए हैं वो कितना दूर हैं। वो डायरेक्ट उसके एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, वो दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी हीट को फील कर रहे हैं। बस ये जो हीट फ्लो हो रही है ये वेव्स के थ्रू हो रही है, इसी को कहते हैं रेडिएशन। नाउ मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर मेज़र करते हैं इसको, उसका जो यूनिट होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जो फ़ारेनहाइट है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 32 डिग्रीज एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 212 डिग्रीज, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट है इसमें जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्रीज़ है। जबकि सेल्सियस में क्या होता है, इन सेल्सियस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी एट 0 डिग्री। आपने पढ़ा है ना कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, तो वो आप सेल्सियस में पढ़ा है। अगर अपने फ़ारेनहाइट में उसको पढ़ा होता तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता वो 32 डिग्री होता है। तो सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये उसमें डिफरेंस है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। इसका आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे करते हैं, जो फ़ारेनहाइट दिया है तो उसको सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपको बता दिया। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हम इसको बॉडी के टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, मेज़र करने के लिए। व्हेन यू हैव फीवर यू मे हैव यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको बुखार आता है तो बुखार को आप मेज़र करने के लिए, उसका मेजरमेंट लेने के लिए आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। द कॉमनली यूज्ड क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ अ नैरो ट्यूब ऑफ थिक ग्लास। ये जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है ये एक मोटे ग्लास से बना होता है और ट्यूब जैसा होता है। एट द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज थिन ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी। और इसका जो लास्ट में जिसका जो टिप होता है वो एकदम पतला ग्लास और बल्ब जैसा होता है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है, ठीक है। जो आपको मालूम है कि ग्लास इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, इसीलिए उसको यूज़ करते हैं। जबकि जो मर्क्यूरी होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ओके। मर्क्यूरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट when it is in contact with the body it quickly gain heat and expands. As a result the mercury move upward in the capillary tube, ठीक है। अभी मर्क्यूरी जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है, तो जब उसको वो हीट के कांटेक्ट में आती है तो उसका एक्सपेंशन होने लगता है और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, बढ़ने लगती है। If you observe a clinical thermometer, you will find a constriction in the capillary tube just above the bulb. अगर आपने इसको थर्मामीटर को ध्यान से देखा होगा तो उसके बल्ब के बिल्कुल ऊपर के साइड में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब एक नली में एक छोटा सा अंदर के साइड में हुक जैसा बन रहा है, या थोड़ा सा उसको कट कर देते हैं, सीधी लाइन ना जाके थोड़ा सा घुमाव होता है वहाँ पर। तो वो जो निक लगी होती है, जो घुमाव जैसा होता है, वो क्या करता है, दिस इज़ प्रेजेंट द मर्क्यूरी
फ्रॉम मूविंग डाउन। अब ये जो होता है ये क्या करता है, जब मर्क्यूरी एक बार ऊपर चली जाती है तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा सा घुमाव जैसा होता है, ये उसको वापस नीचे नहीं आने देता है, जिसकी वजह से हम उसका जो रीडिंग होती है थर्मामीटर की इजीली देख सकते हैं। To lower the level of mercury, the thermometer has to be given a firm jerk. अगर इस थर्मामीटर को वापस नीचे लाना होता है तो हमें उसे हल्का सा जर्क देना पड़ता है, तब वो जाके नीचे आती है। ठीक है, तो अभी आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब तो आपको पता चल गया थर्मामीटर में क्या होता है। हमारा जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो। अब ये पर्सन टू पर्सन जो होता है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये अलग अलग होता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये एक नॉर्मल जो एवरेज निकाला है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब ये जो एज होती है, एज टू एज पर्सन ये अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हम बात करें तो डिजिटल थर्मामीटर। नाउडेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। दे वर्क ऑन टाइनी ड्राई सेल। अ गुड क्वालिटी थर्मामीटर record body temperature more accurately than the ordinary mercury in glass type thermometer. ठीक है, ये जो थर्मामीटर होते हैं, आजकल जो थर्मामीटर आते हैं ये डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। पहले के समय में जो होता था ये ग्लास वाले और मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर चलते थे, जिसमें मर्क्यूरी भरा होता था। और ये जो डिजिटल थर्मामीटर ये एक छोटे से ड्राई सेल से चलते हैं, और ये ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर भी बताते हैं। जो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर था उससे ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें होती है। और जो मर्क्यूरी होती है, पता है आपको, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर ये मुंह में चला जाए, हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत डेंजरस भी था कि अगर बच्चे खेलते हैं या उनके हाथ से कहीं गिर गया या कुछ भी हुआ तो इससे डैमेज मतलब बहुत हार्मफुल भी हो सकता था। इसीलिए अभी आजकल तो लोग डिजिटल थर्मामीटर का ही यूज़ कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। A laboratory thermometer is made up of glass tube. It has a glass bulb with mercury which on gaining heat rising in the glass capillary of tube. अभी ये जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो थर्मामीटर, वो भी पहले जो होता था ग्लास जैसा थर्मामीटर वैसा ही होता है, ग्लास का बना होता है, और इसके अंदर भी मर्क्यूरी फील होती है उसके नीचे टिप में। There are two fixed points that show the lowest and highest temperature that can be measured on the थर्मामीटर। यहाँ पर दो उसके जो मेन पॉइंट होते थे, एक हाईएस्ट होता था और एक लोवेस्ट होता था। द ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। सम लेबोरेटरी थर्मामीटर आर मार्क्ड टू मेजर टेम्परेचर बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। जो कुछ ऑर्डिनरी थर्मामीटर जो होते थे लेबोरेटरी थर्मामीटर, उनमें जो मार्क होता था वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता था, जबकि कुछ जो थर्मामीटर्स होते थे लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो मार्किंग होती थी वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 तक होती थी। एक जो मेन बात है लेबोरेटरी थर्मामीटर्स में, कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते थे उनके अंदर जो होता था वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता था, और लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव अ कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लोथ्स एंड सीजन। अब हम जो क्लोथ पहनते हैं और जो सीज़न होता है इसका बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ पहनते हैं। जैसे ब्लैक और डार्क कलर सरफेस एब्सॉर्ब हीट एंड वार्म अप क्विकली, whereas white and light color surface reflect heat
and remain cool. That's why we must wear dark colored clothes in winter and light colored clothes in summer. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सीज़न होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं. ये जो डार्क कलर होते हैं, डार्क ब्लैक कलर और डार्क कलर, ये जो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं. इसीलिए हम लोग जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं जिसको हम गर्मी के सीज़न, ठंडी के सीज़न में पहनना पसंद करते हैं, जबकि लाइट कलर जो कपड़े होते हैं या लाइट कलर का जो सरफेस होता है ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है और ठंडा रहता है. इसीलिए हम लोग जो समर सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, इसमें हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ठीक है, अभी जो गर्मी में होता है वुलन कपड़े की अगर बात करें तो ठंडी के सीज़न में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं. तो वुलन कपड़ा हमें गर्म कैसे रखता है? वुलन फाइबर कर्ल एंड फॉर्म एयर पॉकेट्स. जो वुलन जो क्लोथ्स होते हैं उनके फाइबर है ना, आपने देखा कि थोड़े घुंघरालू से होते हैं, उनको कर्ल होते हैं वो, और उनके अंदर एयर पॉकेट बने होते हैं. The air trapped by the woolen garment is made up from and warm by the heat from the body. अब ये जो एयर पॉकेट होती है एयर को ट्रैप कर लेते हैं और उसकी वजह से जो हमारे बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं जाती और हमारा बॉडी जो है वो